नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 29 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इसराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू की मौजूदगी में जब गजा के लिए शांति प्रस्ताव की घोषणा की तो उससे ठीक पहले एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। हुआ ये कि ट्रंप की मौजूदगी में नेतान्याहू ने व्हाइट हाउस से ही कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को फोन लगाया और माफी मांगी। माफी उन्होंने 9 सितंबर को दोहा में हमास के सीनियर नेताओं पर हमले के लिए मांगी, जिसमें कतर के एक सुरक्षा अधिकारी की भी मौत हो गई थी। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि तीनों नेताओं ने कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बात की और नेतान्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री से उस घटना के लिए माफी मांगी। साथ ही ये भी वादा किया कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये सफाई भी दी कि इसराइल के हमले का निशाना हमास था, कतर नहीं। कतर इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की कोशिशों में मध्यस्थता भी कर रहा है और पहले भी उसकी मध्यस्थता में युद्ध विराम हो चुका है। कतर ने शर्त रखी कि अब वो शांति वार्ता का हिस्सा तभी बनेगा जब इसराइल हमले के लिए माफी मांगेगा। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को कतर की शर्त माननी पड़ी और नेतन्याहू को ट्रंप के दबाव के आगे झुकना पड़ा। लेकिन पहले से ही घरेलू मोर्चे पर चौतरफा विरोध झेल रहे नेतन्याहू को इस माफी प्रकरण ने और बड़ी मुसीबत में डाल दिया। इसराइल में नेतन्याहू की इस माफी का जबरदस्त विरोध हो रहा है और मीडिया में इसके खिलाफ खबरें और संपादकीय लिखे जा रहे हैं। मारिफ इसराइल में हिब्रू भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रमुख अखबार है। उसने इस फोन कॉल को असामान्य कूटनीति बताते हुए लिखा है कि नेतन्याहू ने दोहा पर हमले और कतर की संप्रभुता का उल्लंघन करने के लिए विस्तार से माफी मांगी। मारिफ ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान 11 के राजनीतिक संवाददाता को कोट करते हुए लिखा है कि ये माफी दो ही चीजों की ओर इशारा करती है, या तो ये इसराइल का शर्मनाक आत्मसमर्पण है या फिर टेबल पर कोई बहुत गंभीर समझौता रखा गया है। इसराइल के एक अन्य मीडिया संस्थान चैनल 12 के एक रिपोर्टर जो नेतन्याहू के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कतर के लोगों ने आज तक 7 अक्टूबर के नरसंहार की निंदा नहीं की है। भले ही इसके पीछे कोई राजनीतिक मजबूरी हो, लेकिन यह घृणित और असभ्य कृत्य है। इसके बावजूद नेतन्याहू के माफी मांगने की उन्होंने निंदा की है। वहीं वायनेट न्यूज़ नाम की एक प्रतिष्ठित वेबसाइट के मुताबिक ये फ़ोन कॉल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट पर की गई थी। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। न सिर्फ मीडिया संस्थानों ने बल्कि राजनीतिक दलों ने भी इस माफ़ी के लिए नेतन्याहू की ज़बरदस्त आलोचना की है, यहाँ तक कि नेतन्याहू की समर्थक पार्टियों ने भी। इसराइल की अति दक्षिणपंथी पार्टी की मंत्री इतामार बेन गवीर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कतर एक ऐसा देश है जो आतंकवाद का समर्थन करता है, उसे वित्तीय मदद देता है और भड़काता है। उनके हाथों से आतंकवाद के दाग को कोई पैसा साफ नहीं कर सकता। सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष ने भी नेतन्याहू की आलोचना की है। इसराइल बेईतेनु पार्टी के अध्यक्ष और इसराइली संसद के सदस्य अविगडोर ने ट्विटर पर लिखा है कि विश्वास ही नहीं होता कि नेतन्याहू ने कतर से माफ़ी मांगी है, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने आज तक अपने देश की जनता से कभी माफ़ी नहीं मांगी है। जबकि उनके कार्यकाल में हजारों इसराइली मारे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और लोगों को अगवा किया गया। दरअसल पिछले महीने 9 सितंबर को इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के सीनियर नेताओं को निशाना बनाकर हमला किया था। तब हमास के एक अधिकारी का कहना था कि वार्ताकारों की उनकी टीम को हमले में निशाना बनाया गया है। ये टीम उस वक्त दोहा में थी। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया था, जबकि इसराइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने कहा था कि उसने सटीक हमले किए हैं और इसमें उन लोगों को निशाना बनाया गया है जो सीधे तौर पर 7 अक्टूबर 2023 के जनसंहार के लिए जिम्मेदार थे। हमले को लेकर अमेरिकी प्रशासन ने भी दावा किया था कि इसराइल ने इस हमले की सूचना अमेरिका को दी थी, लेकिन आखिरकार अमेरिका के ही दबाव में इसराइल को कतर से माफ़ी मांगनी पड़ी और अब इस माफ़ी के लिए नेतन्याहू अपने ही देश में घिर गए हैं। इस बीच इस्राएली सेना ने गजा जा रहे एक बड़े सहायता बेड़े यानी फ्लोटिला को रोक दिया है और फ्लोटिला में सवार तमाम सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। फ्लोटिला रोके जाने को लेकर एक बार फिर इसराइल अंतर्राष्ट्रीय जगत के निशाने पर है। इसके विरोध में दुनिया भर के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्लोटिला के आयोजकों ने गुरुवार को बताया कि इसराइली बलों ने कुल 43 जहाज़ों में से 13 जहाज़ों को रोक लिया, जबकि बाकी 30 जहाज़ युद्धग्रस्त गाजा की ओर अभी भी बढ़ रहे हैं। रोके हुए जहाज़ों पर मौजूद कार्यकर्ताओं में प्रमुख जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग, नेल्सन मंडेला के पोते मंडला मंडेला, बार्सिलोना की पूर्व मेयर अडा कोलाउ और कई यूरोपीय सांसद शामिल थे।
इस्राएली अधिकारियों का कहना है कि इन सभी कार्यकर्ताओं को सुरक्षित हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें इस्राएल भेज दिया गया है।